हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में लेके हम आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है आइसोटोप्स एंड मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। द मैस स्पेक्ट्रोग्राफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो पेपर में 5 से 6 दफा आ चुका हुआ है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसको आज हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आइसोटोप से स्टार्ट लेते हैं कि आइसोटोप्स क्या हैं, उसके बाद मैस स्पेक्ट्रोग्राफ के चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स, अगर इसका मैं लफ्जी मीनिंग बताऊं तो आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब होता है सेम और टॉप्स का मतलब होता है प्लेस। टॉप्स का मतलब होता है प्लेस। तो अगर इस मुनासिबत से आइसोटोप्स को हमने देखना हो कि आइसोटोप्स का मीनिंग क्या होता है, तो हम यूं कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम जो एक ही जगह पे लाई करें, जो एक ही जगह पे पाए जाए, उनको हम क्या नाम देते हैं? आइसोटोप्स का नाम देते हैं। ठीक है, ये तो एक लफ्जी तर्जमा हो गया ना। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी आइसोटोप्स हैं, अगर उनको पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो वो एक ही जगह पे प्लेस होते हैं, इसीलिए भी इन्हें आइसोटोप्स कहा जाता है। आप जरा इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। कहते हैं द एलिमेंट्स having same Z इज प्रोटॉन नंबर या इसको एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। कहता है ऐसे एलिमेंट्स हैविंग सेम Z but different A फॉर एटॉमिक मैस या मैस नंबर भी इसको बोलते हैं। कहते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, प्रोटॉन नंबर तो सेम होता है, Z तो सेम होता है, बट उनका एटॉमिक मैस क्या होता है? डिफरेंट होता है। अभी आपको एग्जांपल देता हूं, इससे आपको क्लियर होगा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। लेट्स से हम हाइड्रोजन एटम की अगर एग्जांपल लें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। एक ये दूसरा आइसोटोप्स और इसी तरह से ये तीसरा आइसोटोप्स। अब देखिए, अगर इनके प्रोटॉन नंबर की बात की जाए तो इस आइसोटोप में जो प्रोटॉन है वो कितना है? 1। इस आइसोटोप्स के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इस आइसोटोप्स के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो भी क्या है? 1। और इस आइसोटोप में भी 1। अगर न्यूट्रॉन की बात की जाए तो इस आइसोटोप्स में कोई न्यूट्रॉन नहीं, इस आइसोटोप्स में 1 न्यूट्रॉन है और इस आइसोटोप में 2 न्यूट्रॉन है। तो दूसरे लफ्जों में आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हो कि किसी एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर तो सेम होता है लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है। उसमें न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होती है लेकिन प्रोटॉन की तादाद सेम होती है। तो ये हाइड्रोजन की एग्जांपल है। इस आइसोटोप्स को हम बोलते हैं प्रोटियम। दिस इज नेम्ड एज ड्यूट्रियम एंड दिस इज नेम्ड एज ट्रिटियम। इसको ट्रिटियम का नाम देते हैं। इसी तरह अगर यूरेनियम की एग्जांपल ली जाए तो यूरेनियम के केस में देखें कि यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है और इसका जो आइसोटोप है उसका एटॉमिक मैस 238 और ये जो दूसरा आइसोटोप्स है एटॉमिक नंबर तो इसका भी 92 होगा लेकिन जो इसका एटॉमिक मैस है वो 235 होगा। 235। अब आपने याद रखना है कि ये जो यूरेनियम का आइसोटोप है ये नेचर में 90% अबंडेंट है। कितना? 90%। और ये अगर इस आइसोटोप्स की बात की जाए तो ये नेचर में सिर्फ 0.7% अबंडेंट है। ठीक है, ये रेडिएक्टिव होता है, ये नॉर्मल आइसोटोप है इसका। अच्छा, अब इसकी जरा बात कर लेते हैं, इसके अंदर प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। अगर इस यूरेनियम को देखा जाए तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 92 है। अगर इस यूरेनियम को देखा जाए तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो भी 92 है। तो प्रोटॉन नंबर तो सेम है, एटॉमिक नंबर तो सेम है। अब डिफरेंट क्या चीज है? देखिए, इसके अंदर अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड किया जाए तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हैं वो 146 हैं और इसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो 143 हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट उनका न्यूट्रॉन नंबर क्या है, डिफरेंट है, लिहाजा इनको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स। तो इस तरह से हमने ये आइसोटोप्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि इन आइसोटोप्स को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इनकी कैलकुलेशंस की बात करने लगे कि इन आइसोटोप्स को हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशंस की बात करने लगे। ठीक है, तो आइसोटोप्स की कैलकुलेशन के लिए एक मेथड इस्तेमाल किया जाता है, एक टेक्निक यूज की जाती है जिसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ। मास स्पेक्ट्रोग्राफ, और ये याद रखना आपने कि ये जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ वाला टॉपिक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में और पेपर में बड़ी दफा अपीयर हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब मास स्पेक्ट्रोग्राफ में हमने एक चीज देखनी है कि हमने जो है मास ऑफ आइसोटोप्स की प्रोपोर्शनैलिटी बनानी है, एस्टेब्लिश करनी है, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को एडजस्ट करते हुए हम आइसोटोप्स का मास या आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं। अगर इसके लिए मैं पूरा रिलेशन लिखूं तो पूरा रिलेशन मेरे पास आता है, फाइनली जब हम डाइव करके ये पूरा रिलेशन निकालते हैं तो ये हमारे पास आता है 2r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v, सॉरी इधर 2 नहीं इधर e आना, er स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v इंटू बी स्क्वायर। तो अब ये सारी कांस्टेंट, ये सारा फैक्टर इसको हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाता है b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, क्लियर है। तो यहाँ से फिर हम b को एडजस्ट करते हुए आइसोटोप्स का मास और उनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, लेट्स सी कि हमारे पास यहाँ पे आयंस मौजूद है, सपोज कर लो कि पॉजिटिव आयन मौजूद है और पॉजिटिव आयन है तो चार्ज है, डेफिनेटली ये आयंस चार्ज ही होते हैं और चार्ज को Q से भी जाहिर करते हैं और चार्ज को E से भी जाहिर करते हैं। लेट्स सी कि यहाँ पे हमने जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है जिसको V से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो जब ये पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू मूव करेगा इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ विद वेलोसिटी v, ठीक है, तो ये एनर्जी गेन करेगा किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। दोबारा से इस बात को ध्यान से सुनना कि ये चार्ज E है, जब ये पोटेंशियल डिफरेंस V में से ट्रेवर्स करेगा, मूव करेगा, पास करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर इसने एनर्जी गेन की है, यही दरअसल इसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। यही क्या बन जाती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ से हम स्पीड ऑफ चार्ज या वेलोसिटी ऑफ चार्ज भी निकाल सकते हैं, तो उसकी वैल्यू आएगी 2ev डिवाइडेड बाय m अंडर रूट। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज और स्पीड ऑफ चार्ज। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब जरा हम कंसीडर करते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास एक चैम्बर है, यूं सपोज कर लो कि हमारे पास एक चैम्बर है जिसके अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ। क्या चीज अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आउट ऑफ द पेज है। आउट ऑफ द पेज कह सकते हो आप, आउट ऑफ द बोर्ड कह सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड है या आउट ऑफ द पेज है। अब जब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक चार्ज एंटर करेंगे, एक चार्ज एंटर करेंगे जो वेलोसिटी v के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो अब सवाल आपसे ये है कि ये चार्ज किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ये किस तरफ जाएगा। तो देखें, इस चार्ज पे लगने वाली अगर फोर्स आपने फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका फॉर्मूला है आपके पास
मैग्नेटिक फोर्स एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। तब थीटा की जगह पे आप 90 पुट कर दोगे। 90 क्यों पुट करोगे? क्योंकि वेलोसिटी अपवर्ड है चार्ज की, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो दोनों के दरमियान एंगल 90 बनेगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो लिहाजा मैग्नेटिक फोर्स जो आपके पास आएगी वो आ जाएगी ई वी बी के इक्वल। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स आ गई। अब हमने ये देखना है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है दरअसल इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, ये लग किस तरफ रही है। तो इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका बताऊंगा एक आपको, जिसको राइट हैंड रूल कहा जाता है। लोग राइट हैंड रूल और तरह से यूज करते हैं, मेरा जरा राइट हैंड रूल को यूज करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। अब किस तरह से मैंने यूज करना है राइट हैंड रूल? बहुत ही सिंपल है। कैसे? आपने क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को प्लेस करना है, राइट हैंड के फिंगर्स को। आपने यूं समझना है कि ये जो फिंगर्स हैं आपकी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? बाहर की तरफ। तो अपनी फिंगर्स को बाहर की तरफ प्लेस कर लिया। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन में आपने अपना थंब रखना है। तो ये मेरा थंब है, वेलोसिटी अपवर्ड है चार्ज की, तो थंब को अपवर्ड रखूंगा। फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स, वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब। तो जिस तरफ मेरी पाम पॉइंट हो रही है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसको मैं थप्पड़ का तरीका भी कहता हूं आसानी के लिए। कैसे? देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स, वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब। तो जिस तरफ थप्पड़ लग रहा है ना दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो लिहाजा ये जो चार्ज है आपके पास, ये इस सर्टेन डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा या इस सर्टेन डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर है? बात की समझ आ गई? तो अब हम जरा सिस्टमेटिकली देखते हैं, इसकी डायग्राम बना के, मैस स्पेक्ट्रोग्राफ की डायग्राम बना के, और फिर इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को टैकल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी डायग्राम बनाते हैं। एक स्कीमेटिक डायग्राम मैस स्पेक्ट्रोग्राफ की बनाते हैं। डायग्राम, ठीक है। डायग्राम में हमें क्या करना है कि हमने एक रीजन सेट करना है। लेट्स से कि मैं इस तरह से एक रीजन जो है वो सेट करता हूं। यहां पे हमारे पास आयन चैम्बर है और यहां पे हमारे पास जो है डिटेक्टर है। ठीक है, ये चीजें मैं साथ साथ लेबल करता जाऊंगा, बड़ी आसान है, इनको आपने ध्यान से देखते जाना। ठीक है, तो एक मैंने रीजन सेट किया, यहां पे आयन चैम्बर है, ठीक है, इसके अंदर आयन्स है, इसके अंदर आयन से ये जो ना फिल है, ये टैंकर आयन चैम्बर इसको बोला जाता है। इसको हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है। लेट्स सी यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये यहाँ पे ये जो चीज है दैट इज नॉन एज डिटेक्टर। इसको हम डिटेक्टर का नाम देते हैं, डिटेक्टर। अब क्या होगा कि इसके अंदर आयंस हम किस फॉर्म में पुट करेंगे? सबसे पहले तो आयंस को हम करेंगे वेपोराइज। इस सैंपल को पुट करने से पहले इसको करेंगे वेपोराइज। वेपोराइज करने के बाद इसको किया जाएगा आयोनाइज। वेपोराइज करने के बाद आयोनाइज करके फिर इसके अंदर पुट किया जाएगा, और इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है आउट ऑफ द बोर्ड या आउट ऑफ द पेपर। मैंने चार कोनों पे चार डार्ट शो कर दिए पूरे रीजन में शो करने की बजाय। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? आउट ऑफ द बोर्ड। इसको डार्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो चार्ज है ये ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड विद वेलोसिटी v वेलोसिटी के साथ मूव करता है। अब इस चार्ज के ऊपर जो चार्ज है वो E है, तो जब ये इस पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू मूव करेगा तो मैंने आपसे पहले भी बोला था कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी गेन करेगा।
अब ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है यही इस आयन की बनेगी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो यहाँ से अगर v निकालें तो v विल बी इक्वल टू 2eV डिवाइडेड बाय m। यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है कि यहाँ पे ये जो v है ये वेलोसिटी है, बट ये जो v है ये पोटेंशियल है। इस चीज को अपने जहन में रखना है। तो ये आपके पास आ गई वेलोसिटी या स्पीड ऑफ चार्ज आ गई। अब देखिए, अब मैंने आपसे कहा कि जब ये चार्ज इसके अंदर एंटर करेगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये ऐसे सर्कुलर पाथ में बेंड होगा, ऐसे सर्कल बनाएगा, सर्कुलर पाथ में बेंड होके यहाँ पे आके गिर जाएगा। इसी तरह दूसरा आइसोटोप, उसका पाथ थोड़ा सा चेंज होगा और वो भी यहाँ पे आके डिटेक्टर के ऊपर फॉल करेगा। ठीक है, तो ये सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ का कोई ना कोई सेंटर होगा, इसको मैं O से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और इसका कोई ना कोई रेडियस भी होगा सर्कुलर पाथ का। क्लियर है, मसला तो नहीं यहाँ पे। अच्छा, अब कोई चीज सर्कुलर पाथ में तब रिवॉल्व करती है जब उसके ऊपर सेंटीपिटल फोर्स लग रही हो। ठीक है, और सेंटीपिटल फोर्स आप जानते हो कि सेंटीपिटल फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं Fc से, और ये होती है किसकी इक्वल है, mv² डिवाइडेड बाय r। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे कौन सी फोर्स है जो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, या यहाँ पे कौन सी फोर्स है जो सेंटीपिटल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर उस फोर्स की बात की जाए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है। दरअसल यहाँ पे कौन सी फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है Fb, जो कि चार्ज को सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। अब ये देखो दोनों फोर्सेस हैं, तो लिहाजा इनको इक्वल कर सकते हैं आप। EVB विल बी इक्वल टू mv²/r। अब देखिए ये भी वेलोसिटी और ये भी वेलोसिटी है, तो एक v से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से जरा मैथ को सब्जेक्ट बनाओ। मैथ्स को जरा सब्जेक्ट बना के मैथ्स की वैल्यू जरा फाइंड कर लेते हैं हम कि मैथ्स की वैल्यू क्या आती है। तो देखते हैं जरा मैथ्स की वैल्यू क्या आती है। तो अगर यहाँ से मैथ्स हम फाइंड करें तो मैथ्स विल बी इक्वल टू, मैथ्स जो है आपका आ जाएगा किसके इक्वल, EBR डिवाइडेड बाय V। अब ये जो पीछे हमने V की वैल्यू फाइंड की थी ना, ये वाली, इसको आप इक्वेशन 1 भी कह सकते हो। ये जो V की वैल्यू फाइंड की थी इसको आपको यहाँ पे यूज कर देना। तो इधर साथ में लिख भी लेता हूँ यूजिंग 1, कि यहाँ पे हमने क्या किया है, इक्वेशन 1 का इस्तेमाल किया है, इक्वेशन 1 को यूज किया है। तो जरा यूज करके देखते हैं। तो मैथ्स विल बी इक्वल टू EBR डिवाइडेड बाय V की वैल्यू पुट करें। V किसके इक्वल है, 2EV डिवाइडेड बाय M। अब स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेते हैं। इस साइड पे भी, इस साइड पे m² बन जाएगा और दूसरी साइड पे बनेगा E² B² R², और नीचे क्या आ जाएगा, 2EV डिवाइडेड बाय M। ठीक है, अब इस m को उल्टा के ऊपर ले जाएं। अगर इस m को उल्टा के ऊपर ले जाएंगे तो E² B² R² will be equal to डिवाइडेड बाय 2EV, और ये m उलट के ऊपर चला जाएगा। बटे के नीचे बटा आ जाए तो सबसे नीचे जो रकम होती है वो उलट के ऊपर चली जाती है। तो अब देखना जरा, एक m तो इस एक m से हो जाएगा कैंसिल, एक बच जाएगा। एक e इस एक e से हो जाएगा कैंसिल, एक बच जाएगा। तो अब जरा m की वैल्यू निकालो। तो m विल बी इक्वल टू ER² डिवाइडेड बाय 2V इंटू B²। तो अगर इस फैक्टर को हम कांस्टेंट कंसीडर कर लें तो मैथ्स विल बी इक्वल टू, मैथ्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B²। तो इस B² की
इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को एडजस्ट करते हुए हम आइसोटोप्स का मास मेजर कर सकते हैं और इनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने हैवियर आइसोटोप्स को सेपरेट करना है तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी ताकि हैवियर मैसेज को सेपरेट किया जा सके। अगर आपने लाइटर एलिमेंट्स को सेपरेट करना है तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको कम करना पड़ेगा ताकि लाइटर मैसेज को सेपरेट किया जा सके। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम इसलिए करनी है ताकि वो आइसोटोप्स गिरें उसी जगह पे आके, क्योंकि यहाँ पे डिटेक्टर प्लेस है, इसी ने डिटेक्ट करना है इसको। ठीक है, तो अब हम जरा ग्राफ देख लेते हैं डिफरेंट आइसोटोप्स के लिए। तो ये ग्राफ हमने बनाना है किसके दरमियान, एक तो हमें ये ग्राफ बनाना है रिलेटिव अबंडेंस के दरमियान, और दूसरा हमने ग्राफ ये बनाना है मैस जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के। तो इस तरह से, तो अगर नियॉन के लिए ग्राफ ये देखा जाए तो नियॉन का जो आइसोटोप्स हैं 20, 21 और 22, 3 आइसोटोप्स हैं। तो अगर इस ग्राफ को देखा जाए तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से, ठीक है, ये ग्राफ इस तरह से। तो ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट है वो आपका नियॉन 20 है। वो कौन सा है, नियॉन 20। सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो आइसोटोप्स है नियॉन का वो नियॉन 20 है। तो जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट आइसोटोप्स होता है उसी को हम जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर प्लेस करते हैं। ये उससे लेस अबंडेंट है और ये सबसे कम अबंडेंट है। तो ये था आपके पास कंप्लीट टॉपिक मास स्पेक्ट्रोग्राफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और पेपर में बड़ी दफ़ा आया हुआ है। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।